भाई स्पर्स भी बड़ी अजीब चूतिया सी टीम है। ये वही स्पर्स जो मैन सिटी के अगेंस्ट 2-0 की लीड लेकर हार गई, उसी स्पर्स ने कल रात में 1-0 की लीड प्रोटेक्ट कर ली। और मैन सिटी पिछले 5 साल से स्पर्स के स्टेडियम पे जीत नहीं पाई है। पिछली 5 मीटिंग में मैन सिटी ने स्पर्स के स्टेडियम पे एक भी गोल स्कोर नहीं किया है, 7 कंसीड किए हैं और 5 में से 5 गेम वो हारे हैं। भाई साहब, पेप ग्वार्डियोला की मैंने इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं देखी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैन सिटी स्ट्रगल कर रही है या नहीं, सवाल ये है कि क्या अर्लिंग हालैंड की इतनी आउटरेजियस परफॉर्मेंसेस जो उसने होम पर दी हैं, उसकी वजह से मैन सिटी अवे टर्फ पर स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि इस साल 2023 में जब से जनवरी का महीना शुरू हुआ है, अर्लिंग हालैंड ने अवे टर्फ पर एक भी गोल स्कोर नहीं किया। और अगर मैं पिछले सीजन के मैन सिटी के टॉप स्कोरर्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि अर्लिंग हालैंड की ओवर डिपेंडेंसी के चक्कर में जो बाकी प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से क्यों मैन सिटी इस साल ज़्यादा स्ट्रगल करती है हमें दिख रही है। अगर मैं लास्ट ईयर के जो मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं उनके गोल स्कोरर्स की बात करूं तो पिछली साल मैन सिटी के लिए हाईएस्ट गोल्स प्रीमियर लीग में स्कोर किए थे केविन डी ब्रुयने ने 15। उसके बाद सेकंड नंबर पे थे रियाद मारेज, उसके बाद फिल फोडन तीसरे नंबर पे 9 गोल के साथ, फिर बर्नार्डो सिल्वा 8 गोल के साथ, और उसके बाद थे रॉड्री विद 7 गोल्स। अब अगर मैं सीजन 2022 और 2023 की बात करूं तो अर्लिंग हालैंड ने इकलौते अपने दम पर 25 गोल स्कोर कर रखे हैं, जिसमें से 4 उन्होंने होम पर हैट्रिक मारी है। लेकिन आप डिफरेंस देखो कि 25 गोल के बाद जो अगला हाईएस्ट गोल स्कोरर है मैन सिटी के लिए, वो है फिल फोडन विद ओनली 7 गोल्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर सिग्निफिकेंट 18 गोल का डिफरेंस है फ्रॉम देयर हाईएस्ट गोल स्कोरर टू द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द लीग। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऊलियन अल्वारेस के 4 गोल हैं, रियाद मारेस के 4 गोल हैं, केविन डी ब्रुयने के 3 गोल हैं, और उसके बाद गुंडोगन, बर्नार्डो सिल्वा और ग्रिलिश के 2 गोल हैं। तो आखिरकार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कैसे? क्या एक डायरेक्शन जब टीम को मिल गया तो कहीं ना कहीं मैन सिटी का जो एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल था वो डिसरप्ट हो रहा है? क्योंकि कल रात की अगर मैं मैच की बात करूं, सेकेंड हाफ में क्या पूरे गेम में मिलाकर अर्लिंग हालैंड के पास फाइनल थर्ड में स्पर्स के अगेंस्ट 0 टचेस थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखलाता है कि जो ओवर डिपेंडेंसी है मैन सिटी की अर्लिंग हालैंड के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उनके जो एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल था उसको हैम्पर कर रही है। अब अगर रिपोर्ट्स की माने, ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, मैन सिटी के फैन पेजेस पर आई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि फॉल आउट हो चुका है, पेप ग्वार्डियोला की नहीं बन रही प्लेयर्स के साथ। और अभी तक तो जाओ कैंसेलो का नाम आ रहा था, फिल फोडन का नाम आ रहा था, गुंडोगन का नाम आ रहा था और बर्नार्डो सिल्वा का नाम आ रहा था, लेकिन इस लिस्ट में 2 नए नाम और ऐड हो गए हैं। और वो 2 नए नामों में से एक ऐसा नाम है जो कि शायद हम में से किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। वो नाम है अर्लिंग हालैंड का, और एक नाम जो और ऐड हुआ है वो है केविन डी ब्रुयने का। तो मैन सिटी की ये टीम जो कि एक टाइम पर रूथलेस दिख रही थी और अभी भी रूथलेस है, दे आर सेकंड इन द लीग, दे आर जस्ट 5 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत खराब हालत में है, लेकिन बात वही है कि गोल स्कोरर्स नहीं ढूंढ पा रही है मैन सिटी। इफ अर्लिंग हालैंड इज नॉट स्कोरिंग, मैन सिटी आर नॉट स्कोरिंग, एंड इट्स अ गिवन फैक्ट। ये नंबर्स आपको दिखा रहे हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में है मैन सिटी। और बात सिर्फ यहीं आके नहीं रुकती है। कल एमरसन रॉयल, वही एमरसन रॉयल जिसको पिछले गेम में आप कच्चा चबा गए थे, वही एमरसन रॉयल जिसको आप आर्सेनल के अगेंस्ट रेड कार्ड लेता देखे थे, वही एमरसन रॉयल ने कल क्या परफॉर्मेंस डिलीवर करके दी है। इस पूरे सीजन में हमने देखा है कि हैरी केन टाइम एंड टाइम अगेन स्टेप अप करके गोल स्कोर करते रहे। कल हैरी केन ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया और वो प्रीमियर लीग के पहले खिलाड़ी बन गए जिसने एक क्लब के लिए खेलते हुए 200 प्रीमियर लीग गोल स्कोर किए हैं। वो टॉटनहम हॉटस्पर्स की हिस्ट्री में जिमी ग्रीव्स को पीछे छोड़कर हाईएस्ट गोल स्कोरर बन चुके हैं। अब अगर वो 8 गोल और स्कोर कर देंगे प्रीमियर लीग में तो वो वेन रूनी के 208 गोल्स की बराबरी कर लेंगे। बट कल रात में मैन सिटी को आउट क्लास किया टॉटनहम हॉटस्पर्स ने मिडफील्ड में। आप अगर ग्राउंड डुअल्स की बात करो, हॉयबियर ने जान लगा रखी थी। अगर आप एरियल डुअल्स की बात करो, अगर आप प्रेसिंग की बात करो, मैन सिटी की स्ट्रेंथ क्या है? मैन सिटी की स्ट्रेंथ है लिवरपूल की तरह काउंटर प्रेस करना। मैन सिटी की प्रेस को बीट करना इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो हमेशा मैन टू मैन प्रेस करते हैं। लेकिन कल रात में जिस तरीके स्पर्स ने प्रेशर एब्जॉर्ब किया और उसके बाद काउंटर पे जिस तरीके से अटैक डेवलप करना शुरू किए, वो देखकर आपको पता लग रहा था कि इस मैन सिटी की टीम में रिदम नहीं बन पा रही है। रॉड्री, जिनको आप कह सकते हो लास्ट सीजन हमने दुनिया के बेस्ट सीडीएम प्लेयर से कंपेयर किया था, कल के गेम में रॉड्री वॉज आउट क्लास बाय एमिल हॉयबियर।
और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर बिसुमा की परफॉर्मेंस देखो, आप अगर ह्यूंगमिन सॉन की परफॉर्मेंस देखो, ऑल्दो ही वाज नॉट ऑन द स्कोर शीट बट ही वाज इमेंस। कल आप इवान पेरिसिच की परफॉर्मेंस देखो, ही वाज इमेंस। ठीक है, क्रिस्टियन रोमेरो ने रेड कार्ड ले लिया, बट एक 10 मैन की टीम को भी मैन सिटी का वो अटैक ब्रीच नहीं कर पाया। और ऐसा नहीं था कि उनके पास अटैकिंग ऑप्शंस नहीं थे। फिल फोर्डन वाज देयर, ग्रिलिश वाज देयर, माहरेज वाज देयर, अर्लिंग हालैंड वाज देयर, अल्वारेज वाज देयर। दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू ब्रीच द डिफेंस ऑफ स्पर्स। और कल रात में जो पिछली बार गलतियां की थी ह्यूगो लॉरिस ने, वो नहीं की। और यहां से अब टाइटल रेस बहुत ओपन हो चुकी है। देखो कोई भी इवन आर्सेनल कैन विन इट, इवन मैन सिटी कैन विन इट। और इस रेस में, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मैं यूनाइटेड को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना चाहता, बिकॉज यूनाइटेड नहीं है अभी उस लायक जहां पर आप यूनाइटेड को टाइटल रेस में पुटअप करो। लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है कि अगर मैन सिटी इसी तरीके से खेली तो यूनाइटेड कैन डेफिनेटली फिनिश ऑन द सेकंड स्पॉट। क्यों? क्योंकि अभी आप देखो तो हम मैन सिटी से खेल चुके हैं, तो वो जो 6 पॉइंटर वाला गेम है वो हमारा निकल चुका है। अब यहां पर हमें हर एक गेम में अपना जो मोमेंटम है वो बस कैरी करना है, और हम कायदे में अगर देखा जाए तो रियलिस्टिकली सेकंड पोजीशन पर फिनिश कर सकते हैं। अब देखो ये वीक वैसे तो बहुत फैंटास्टिक रही है। आर्सेनल अपना मैच हारी, मैन सिटी अपना मैच हारी, लिवरपूल अपना मैच हारी, चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, न्यूकासल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, और हम वो टीम थे जिसने अपने 3 पॉइंट्स जीतकर बाकी टीमों के ऊपर प्रेशर बनाया है। अब यहां पर एक और अच्छी सी रिपोर्ट आती दिख रही है, और वो रिपोर्ट है आपके ओनरशिप के रिगार्डिंग। यहां पर ऐसी रिपोर्ट बताई जा रही है, मतलब ऐसा हमें संदेश दिया जा रहा है ट्विटर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और जो बाकी आपके रिलायबल सोर्सेज उनके अकॉर्डिंग, कि सर जिम रैटक्लिफ इस वीक के अंदर एक ऑफिशियल बिड लॉन्च करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को परचेज करने के लिए। लेकिन सर जिम रैटक्लिफ की बिड इकलौती नहीं आने वाली है। सर जिम रैटक्लिफ के बिड के वेट में बाकी अभी आपके जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्टर्न पार्टीज हैं वो बैठी हुई हैं, और यहां पर इस हफ्ते से कहीं ना कहीं प्रोसेस तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की सेल का। हम सबको पता है कि अभी बहुत सारी कॉन्ट्री रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि शायद आपके ग्लेजर्स क्लब को सेल नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये क्लब इस पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनके लिए इस मार्केट में यूनाइटेड की सेल वैल्यू और बढ़ सकती है अगर वो 1 साल और वेट करे। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमने अभी तक पढ़ा है, जितनी भी हमने एथलेटिक की रिपोर्ट पढ़ी है, जितनी हमने बाकी सारे रिलायबल जर्नलिस्ट की रिपोर्ट पढ़ी है, उनके हिसाब से दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम जब ग्लेजर्स क्लब छोड़ के जाना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर जो भी आदमी आएगा परचेज करने के लिए वो इस उम्मीद में भी आएगा कि उसको एक फ्रूटफुल बिजनेस करने का मौका मिलेगा यूनाइटेड की इस करंट टीम के साथ। और ठीक है, अगर कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री मिडिल ईस्टर्न पार्टी आती भी है तो इनिशियली उनको पैसा इंजेक्ट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उसके रिजल्ट जब फेवरेबल मिलेंगे उसको तो इसका बेनिफिट भी उन्हीं को मिलने वाला है। और देखो यहां पर हम सब ने 10 साल तक बहुत स्ट्रगल किया है। हमने 10 साल तक अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाया जहां पर हम हमेशा बुली होते आए हैं। पहली बार एक ऐसे मैनेजर ने हमारा हाथ पकड़ा है जो कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर जवाब देना नहीं जानता, वो फुटबॉल पिच पर उतरकर जवाब देना भी जानता है। उसकी टीम हार्ड फॉट विक्ट्रीज निकालना जानती है, उसकी टीम ग्राइंड करना जानती है रिजल्ट, और उसकी टीम बड़े मैचेस में भी परफॉर्मेंसेस पुटअप करना जानती है। अब यहां से सीजन के डायरेक्शन में जाएगा उस पर कह पाना मुश्किल है। अगर मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की बात करूं तो प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हो रहे हैं। रैशफोर्ड के साथ नई डील नेगोशिएट हो रही है, डेविड डेया के साथ नई डील नेगोशिएट हो रही है, लूक शॉ के साथ नई डील नेगोशिएट हो रही है। और इसके बीच में अगर मार्सेल साबित्जर अपने आप को अच्छे से प्रूफ कर देते हैं स्लोन स्पेल में, तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा कि हम अगर मार्सेल साबित्जर को परमानेंट डील पर साइन करने के लिए अपने आप को पुश करें। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है कि फ्रैंकी डियोंग नए रोल में बार्सिलोना में बहुत अच्छे से फिट हो रहे हैं, एंड आई डोंट सी फ्रैंकी डियोंग लीव इन बार्सिलोना एनी टाइम सून। लेकिन आपको अगर उस प्रोफाइल का और उस तरीके का एक प्लेयर चाहिए है तो मार्सेल साबित्जर हैज़ ऑल द ट्रेट्स टू फिट इन दैट रोल एंड टू सक्सीड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक 10-15 मिनट के कैमियो में मार्सेल साबित्जर ने अपने आप को हाईलाइट कराने की बखूबी तौर पर कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। और कल अगर मैं कायदे से देखूं तो उनके लिए एक असिस्ट भी आ सकता था, बट एट द सेम टाइम आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड। और ये सीजन इस बार बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है, क्योंकि अभी आपको हर तीसरे दिन मैच खेलना है। एंड यहाँ पर अगर मैन सिटी ने एक और बार पॉइंट्स ड्रॉप किया और अगर हम अपने मोमेंटम पर कैरी ऑन करते रहे और हम मैचेस जीतते रहे
तो वी हैव अ गुड चांस ऑफ फिनिशिंग ऑन द सेकंड स्पॉट। एंड ये आर्सेनल के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। क्यों? आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप भी किए, लेकिन उसके बाद भी वो 5 पॉइंट का जो गैप था वो मेंटेन करके रखे हुए हैं। आर्सेनल डेफिनेटली पिछले गेम का रिजल्ट से बहुत ज़्यादा निराश होंगे, क्योंकि उनको वो मैच जीतना चाहिए था। 8 पॉइंट की लीड वो ले सकते थे, लेकिन इसके बावजूद मैन सिटी इस पूरी सिचुएशन पे कैपिटलाइज नहीं कर पाई है। सवाल ये नहीं है कि पेप ग्वार्डियोला और प्लेयर्स के बीच में जो तनातनी हो रही है उससे मैन सिटी को कितना इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। सवाल ये है कि आखिरकार इतने प्लेयर्स के साथ जो फॉल आउट हो रहा है, इतने प्लेयर्स को मैन सिटी के एक विंडो में रिप्लेस कर पाएगी अगर वो करना चाहते हैं तो। और मैन सिटी के स्ट्रगलिंग पीरियड में अर्लिंग हालैंड के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी है, उसके बाद ये प्लेयर्स कैसे अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि अभी बड़े बड़े मैचेस जब आएंगे, ये कैंपेन यूसीएल हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन होने वाला है। और क्या अगर मैन सिटी इस बार भी ड्रीम अचीव नहीं कर पाएगी तो इसमें से मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं वो क्लब छोड़ के जाना चाहेंगे। अब यहाँ पर आप सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है फ्रॉम द नंबर 1 गोल स्कोरर टू द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द लीग, वो आपको समझ में आ रहा है। और ये गैप कम करने के लिए सारे प्लेयर्स को एक साथ आना पड़ेगा। द प्लेयर्स लाइक केविन डी ब्रुयने, द प्लेयर्स लाइक बर्नार्डो सिल्वा, गुंडोगन, फिल फोडन, जैक ग्रिलिश और बाकी सारे प्लेयर्स को भी कंट्रीब्यूट करना शुरू करना पड़ेगा, वरना द टाइटल माइट हेड टू एमिरेट्स आफ्टर 19 ईयर्स ऑफ पेन एंड सॉरो। तो अगर आप भी मेरी बात से सहमत करते हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, लेकिन अगर आपका कोई अलग थॉट है तो वो भी आप शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपने कल वाली रोनाल्डो की ट्रिब्यूट वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू गो एंड वॉच दैट वीडियो, and also kindly subscribe to this channel for more amazing content and for more relatable content. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज we'll always keep the red flag flying high guys, as Manchester United will never die.